क्या ये नेपाल में हुआ अब तक का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर है? इसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और क्या समय रहते इस डिजास्टर की जानकारी मिल सकती थी? अगर ऐसा होता तो क्या इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता था? हमारी कोशिश आपको इस वीडियो में हर वो सटीक और विश्वसनीय जानकारी देने की है जिससे आपको हालात का ठीक ठीक अंदाजा हो सके। तो पहले तो यही समझते हैं कि यह खौफनाक डिजास्टर आखिर कहां हुआ है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बुधवार को यह सैलाब आया। ये वो इलाका है जो ट्रैकिंग के लिए टूरिस्टों में खासा पॉपुलर है। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी यह बीते कुछ सालों में पसंदीदा रूट के तौर पर उभर चुका है। अब यह सीमा नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 65 किलोमीटर नॉर्थ में है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित लिहिंदे नदी में भूस्खलन और जल स्तर बढ़ने के कारण रसुआ जिले के सीमावर्ती शहर तिमुरे में भोटे कोशी नदी के रास्ते त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बांध टूटने के चलते पानी और मलबे के बहाव के साथ साथ नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और पूर्वी नवलपरासी जैसे दूसरे जिलों में यह फैल गया। इस वजह से राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आपने भी देखा ही होगा कि हादसे के जो फुटेज सामने आए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। फुटेज में कीचड़ और चट्टानों की बड़ी लहरें इमारतों, सड़कों और गाड़ियों को बहाकर ले जाती हुई दिख रही हैं, जबकि नुवाकोट इलाके में लोग मलबे की तेजी से बढ़ती लहर से जान बचाकर भाग रहे थे। एक वीडियो में तो पानी और कीचड़ की एक ऊंची लहर त्रिशूली नदी के किनारे एक घाटी से तेजी से नीचे आई और रसुआगढ़ी बॉर्डर चेक पॉइंट, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग इस वीडियो में आप देख सकते हैं या आपने देखी होगी, उसको अपनी चपेट में लेती हुई चली गई। नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने वाले सुदीप ठाकुरी ने इस सैलाब को रेयरेस्ट बताया है। उन्होंने बीबीसी न्यूज नेपाली को बताया कि घटना के जितने भी वीडियो उन्होंने देखे उनसे पता चलता है कि यह बहुत बड़ी घटना है। नदी का जल स्तर आमतौर पर 20 मीटर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 20 मीटर की ऊंचाई का मतलब होता है ऑलमोस्ट 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर समझिए। रसुआ में मौजूद बीबीसी नेपाली के संवाददाता शक्तिमाय तमांग ने भी उस क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग लोगों से ऐसी घटनाओं के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि अतीत में इस स्तर की घटना वहां के स्थानीय लोगों ने कभी नहीं देखी। इससे हुआ नुकसान कितना बड़ा है, इस डिजास्टर के बारे में एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि नेपाल के सबसे बड़े डिजास्टरों में से एक होने वाला है, क्योंकि 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक इससे हुए नुकसान के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। नेपाली अथॉरिटीज बता रहे हैं कि सैकड़ों लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रभावित लोगों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री से आ रही जानकारी के मुताबिक इस हादसे में सैकड़ों भारतीय लापता हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक लापता विदेशी नागरिकों में न सिर्फ भारतीय बल्कि ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक भी शामिल हैं। इनके नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उधर चीन के सरकारी समाचार चैनल के अनुसार इस डिजास्टर से चीनी हिस्से में भी कई लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग लापता हैं। नेपाल सरकार के मुताबिक देश में कुल 19 पुल और 40 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस डिजास्टर से कम 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अगर इसको नेपाली मुद्रा में देखिएगा तो ये रकम 16 अरब रुपए की है। वैसे नेपाल के अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि यह महज शुरुआती आकलन है, यानी नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ है। इस सैलाब से नेपाल की 8 चालू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और 5 निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स तबाह हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय सबसे ज्यादा क्यों फंसे हुए हैं?
दरअसल नेपाल का रसुआ जिला कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुख्य रूट में एक है और यही वजह है कि विदेशी यात्रियों में भारत के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस रूट को काठमांडू रसुआगढ़ी केरूंग ओवरलैंड रूट के नाम से जाना जाता है और सड़क मार्ग से जाने वाले यात्रियों के बीच यह रूट बीते कुछ सालों में बहुत पॉपुलर भी हुआ था। अब इस रूट में तीर्थयात्री और टूरिस्ट काठमांडू के रास्ते बाय रोड त्रिशूली और भोटेकाशी नदी घाटी से होते हुए रसुआ जिले पहुंचते हैं। रसुआगढ़ी में नेपाल और चीन के बीच बॉर्डर चेक पॉइंट है। यहां इमिग्रेशन और कस्टम की जांच होती है। इसके बाद तिब्बत के केरूंग और सागा के रास्ते मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत तक जाते हैं। वैसे इस सड़क वाले रास्ते को सबसे सरल और सस्ता भी माना जाता है। अब डिजास्टर की वजह क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट? तो नेपाल के विदेश मंत्री ने शुरुआत में कहा था कि भूस्खलन से कुछ समय पहले तिब्बत नेपाल सीमा पर भूकंप की खबर मिली थी। इससे संकेत मिला कि भूकंप की वजह से शायद यह डिजास्टर हुआ है, लेकिन अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के विश्लेषण में कहा गया है वहां कोई भूकंप नहीं आया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि डिजास्टर की वजह क्या रही होगी। आशंका यही जताई जा रही है कि एक हिमस्खलन ने भोटेकाशी नदी की सहायक नदी लेंदे का बहाव रोक दिया था। दावा किया जा रहा है कि करीब 20 किलोमीटर तक के इलाके में पानी का बहाव रुका रहा और इसके बाद नदी का बांध टूट गया। यह बाढ़ सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुआगढ़ी के नजदीक तिमुरे में पहुंची। करीब 2000 लोगों की आबादी वाले इस इलाके का बड़ा हिस्सा बह गया और इसके बाद बाढ़ का पानी तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। इलाके में बारिश की कोई सूचना नहीं थी, इसलिए लोगों को इस आपदा की कोई चेतावनी नहीं मिली। बाढ़ आने के समय लोग रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। इससे भी नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है। एक आशंका यह जताई जा रही है कि बारिश या बर्फ पिघलने से जमीन या बर्फ खिसकने लगी और उसके बाद यह पानी मलबे की लहर में तब्दील हो गया। ये तो हम सबको मालूम ही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खास घटना में इसकी भूमिका के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक्सपर्ट इन घटनाओं के क्रम को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल तिब्बती क्षेत्र में कई ग्लेशियल लेक्स भी हैं और नेपाल की ओर लो लाइंग एरियाज में कई बस्तियां होने के कारण इन झीलों के फटने और हिमस्खलन की वजह से नुकसान की आशंका बनी रहती है। सवाल यह उठता है कि चीन ने नेपाल से अगर एक वार्निंग शेयर की होती तो क्या होता। अब वो पहलू जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर चीन ने इस डिजास्टर को लेकर जानकारी पहले शेयर की होती तो इस नुकसान से बचा जा सकता था, लेकिन इस पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आ गई है और इस दावे को फेक बताया गया है। दरअसल इस तरह के ज्योग्राफिक चेंजेस पर नजर बनाए रखने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जाती है और कई बार पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ वार्निंग शेयर करते हैं। इस बारे में बीबीसी नेपाली सर्विस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बुधवार को नेपाल के रसुआ में जब ये हालात बन रहे थे उससे थोड़े समय पहले सरकार की ओर से निवासियों से सतर्क रहने को कहा गया था और वहां से निकलने की अपील की गई थी, लेकिन यह डिजास्टर इतना विकराल होगा इसके बारे में ठोस जानकारी नहीं थी। इस बारे में बीबीसी के एनवायरनमेंट कॉरेस्पोंडेंट नवीन सिंह खड़का का एक वाजिब सवाल है। तो देखिए ये भी है कि जो भूगोल है काफी मुश्किल भूगोल है और उसमें भी ये कहा जाता है कि इतने सारे पहाड़ इतने सारे ग्लेशियर्स हैं, इसका मॉनिटरिंग हो सकता है, कर रहे हैं या नहीं, ये प्रश्न जो है ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आ रहे हैं। ये मॉनिटरिंग हो रहा है, इसका कोई जानकारी है, कोई कहते हैं कुछ हो रहा है, कोई कहते हैं पता नहीं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो है शेयरिंग होता है नहीं। ट्रांस बाउंड्री क्रॉस बॉर्डर जो चीन को या तिब्बत से जो नेपाल में आना चाहिए, उसके बाद नेपाल से इंडिया में जाना चाहिए, ये जो ट्रांस बाउंड्री कम्युनिकेशन है ये हो पा रहा है या नहीं। यूएन का जो देखिए अर्ली वार्निंग, यूएन हमेशा अर्ली वार्निंग का बात कर रहा है ये आपदा के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जो है ये हम नहीं देख रहे हैं। ये काफी मतलब चिंता का विषय है। दरअसल 10 साल पहले रसुआ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तब कहा गया था कि नेपाल और चीन के बीच जानकारी साझा करने का तंत्र मौजूद नहीं है, लेकिन नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि हालांकि चीन और नेपाल के बीच मौसम संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र मौजूद है। बुधवार को ही घटना के कुछ घंटों बाद चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग ने डिजास्टर से हुए महत्वपूर्ण नुकसान का हवाला देते हुए तिब्बत में व्यापक बचाव अभियान का आदेश दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का भी आदेश दिया है। लेकिन इस सब के बीच नेपाल के एक्सपर्ट ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन के पास भी इस डिजास्टर को लेकर समय रहते जानकारी मौजूद थी।